Dear students, in this video lecture we are going to talk about collection of data. In our previous lecture, we have talked about the first two main methods of collecting primary data. The remaining methods of collecting primary data and secondary data are, uh, are discussed in this video lecture. The next method is questionnaire method, and this is one of the most popular and widely used method for collecting primary data. A questionnaire is basically sent through either post or mail to the targeted persons with a request to answer the questions and return the questionnaire. Actually, what is questionnaire? Questionnaire is basically a document which consists a number of questions printed in a definite order. क्वेश्चनर में जो रिसर्चर है वो अपनी ऑब्जेक्टिव या रिसर्च स्टडी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है उसको क्वेश्चंस फॉर्म में रिकॉर्ड करके एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके और प्रिंटेड फॉर्म में वो जो टारगेटेड पर्सन है उनको आइदर थ्रू पोस्ट और थ्रू ईमेल सेंड करता है विद अ रिक्वेस्ट दैट ही आफ्टर फिलिंग दिस ये क्वेश्चनर को वापस कर दें. And in this case, the respondents have to answer the questions on their own. Respondents को खुद ही आंसर करना होता है और खुद वापस करना होता है. इसी मेथड को बेसिकली हम कहते हैं क्वेश्चनर सेंड थ्रू मेल मेथड. इस मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है, बट एसेंशियली बोथ आर सेम. तो जो क्रक्स है वो ये है कि क्वेश्चनर मेथड में जो क्वेश्चनर है वो जिस पर्सन से डेटा कलेक्ट करेगा या तो उसको पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू भेजा जाता है. वो रिस्पोंडेंट उसको पूरा फिल करता है और फिर उसे वापस रिसर्चर को रिटर्न कर देता है. क्वेश्चनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सक्सेस होने की इस मेथड की कि ये मेथड कितना सक्सेसफुल रहेगा और डेटा कितना रिलायबल और एक्यूरेट आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चनर्स किस तरह से फ्रेम किया है, क्वेश्चनर को किस तरह स्ट्रक्चर किया है. क्वेश्चनर को बनाते वक्त और क्वेश्चनर को स्ट्रक्चर करते वक्त बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है. अभी हम बात करेंगे कि एक अच्छी क्वेश्चनर में कौन कौन पॉइंट्स के होने की जरूरत है, बट बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट कि क्वेश्चनर दिखता कैसे है. सो ये एक फॉर्मेट है, एक्चुअली मैंने लिया हुआ है कहीं से आपको समझाने के लिए. तो कोई भी क्वेश्चनर हो दैट शुड स्टार्ट विथ अ कवरिंग लेटर और रिक्वेस्ट लेटर. वो हमेशा एक कोई भी क्वेश्चनर हो, आप चाहे डेटा करें चाहे छोटा या बड़ा डेटा हो, आप हमेशा क्वेश्चनर को एक कवरिंग लेटर से शुरू करिए. और कवरिंग लेटर में आप बेसिकली अपने बारे में जानकारी देते हैं, रिसर्च क्या है, किस तरह की स्टडी है उसके बारे में बताते हैं और उनसे किस तरह का डेटा आप चाहते हैं ये भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं. इसके अलावा आप उस कवरिंग लेटर में आप बेसिकली ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट की गई है वो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाएगी, उसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं डिस्क्लोज की जाएगी और उसका किसी और चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. ये उसको आप एश्योरेंस देते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक कवरिंग लेटर में होनी चाहिए. कवरिंग लेटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो क्वेश्चनर मेथड होता है उसमें सिर्फ रिसर्चर ही नहीं होता है. रिसर्चर्स कुछ इन्वेस्टिगेटर्स या अपने रिसर्च असिस्टेंट्स को हायर करता है डेटा कलेक्शन के लिए. क्योंकि अगर बेसिकली अगर वो हायर नहीं भी कर रहा है, जब लोगों को भेज रहा है, वो तो दूसरा मेथड है, मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा. लेकिन जो ये मेल मेथड है जिसमें हम मेल या पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, क्योंकि रिसर्चर खुद फिल नहीं कर रहा है, वो दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए दूसरों को पहले कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अपना इंट्रोडक्शन और स्टडी के बारे में और उनको एश्योरेंस देना कि ये डेटा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, इससे आप उनका कॉन्फिडेंस जीतते हैं और मतलब आपके क्वेश्चनर को फिल और रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एवरी क्वेश्चनर शुड स्टार्ट विद अ कवर लेटर. अब आपका जो क्वेश्चनर है वो बड़ा हो सकता है, कई क्वेश्चंस हो सकते हैं. हम सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चनर का पर्पस क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनाया गया है.
बट क्वेश्चंस की फ्रेमिंग और किस तरह से क्वेश्चनर दिखता है ये आपके इस स्लाइड से क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी क्रेडिट इंश्योरेंस पे कोई काम करना चाह रहा है तो क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम कर रहा है, और ये बेहतर रहता है कि आप उसको पहले से ऑप्शंस दे दें। फॉर एग्जांपल, इन योर रिसेंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन वर यू ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस? यस, नो, इफ नो तो प्लीज डायरेक्टली गो टू द पार्ट 2 क्वेश्चन, एंड इफ यस तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डोंट रिमेंबर, was an offer to provide credit life insurance made in person, by telephone, by mail, don't remember। so इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनर ऐसी दिखती है। जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चनर मेथड में जिसमें आप करते हैं, क्वेश्चनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एक क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखें उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर that your questionnaire must begin with the cover letter। एक कवर लेटर जरूर, या इसे रिक्वेस्ट लेटर भी बोल सकते हैं। और मैंने बताया कि रिक्वेस्ट लेटर में आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, और स्टडी के बारे में होना चाहिए कि स्टडी किस चीज़ के बारे में है। दूसरा, आप उनसे किस तरह का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको एक श्योरिटी, उन्हें एश्योरेंस देना होता है कि आप उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन करेंगे वो उसकी प्राइवेसी एंड सिक्रेसी मेंटेन रहेगी। तो ये कवर लेटर का एक वो है। और जनरली ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चनर बनाएं तो उसका इंग्लिश और एक नेटिव लैंग्वेज में वर्जन जरूर होना चाहिए। अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है या प्लेस है तो हिंदी में होना चाहिए, या वो जो भी वहाँ की डोमिनेंट लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोग समझते हो, वो लोकल लैंग्वेज में कोशिश करिए इसको कन्वर्ट जरूर किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, वो उनका ट्रस्ट, हो सकता है सभी लोग इंग्लिश में वेल वर्स ना हो, तो उसका ट्रस्ट और उनका बिलीफ ज़्यादा होता है और वो चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं, और इससे रिस्पॉन्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उस कवर लेटर के बाद पहले एक ड्राफ्ट, फर्स्ट बेसिक ड्राफ्ट बनाना चाहिए कि आप किन किन क्वेश्चंस को चेक कर रहे हैं, और उसके बाद उसको खुद देखिए कि सारी चीज़ें आ गई, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, प्रॉपरली फ्रेम्ड है, उसके ऑप्शंस हैं कि नहीं है, लैंग्वेज एरर है कि नहीं है, ये सब खुद देखिए। और उसके बाद दोबारा उसको एक रिवाइज करने के बाद कुछ अपने सीनियर प्रोफेसर्स को, अपने टीचर्स को, या जो उस फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनकी भी ओपिनियन ली जा सकती है, जिसे एक्सपर्ट्स ओपिनियन या पीयर इवेल्युएशन भी कहते हैं, कि जो ऑलरेडी सीनियर प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी समय से रिसर्च के फील्ड में लगे हुए हैं, तो वो देख के बता सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, या कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, या कुछ ऑप्शंस और आने की ज़रूरत है, इन्हें रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। तो इन ओपिनियन और सेल्फ इवेल्युएशन के बाद आपको अपना जो ड्राफ्ट क्वेश्चनर है उसे पूरा रिवाइज करना चाहिए। एंड आफ्टर रिवाइजिंग यू गो फॉर पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग का मतलब होता है कि मेन सर्वे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा पायलट बेसिस पे, एक टेस्ट बेसिस के लिए छोटा सा सर्वे कर लिया जाए 10-15 लोगों का। पायलट टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि कई बार डिस्पाइट ऑफ मेनी डेलिबरेशंस और काफी ज्यादा थिंकिंग के बाद भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस या जिस तरह से हम सोच रहे हैं वो रिस्पॉन्डेंट नहीं सोच पा रहा है, या उस चीज से वो क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पा रही, या कोई इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हम लोग के माइंड से छूट गई हो। तो ये सारी चीजें पायलट टेस्टिंग में पकड़ में आ जाती है कि क्वेश्चन कहीं बहुत लंबा तो नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबे तो नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है, सीक्वेंसिंग ऑर्डरिंग प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब बहुत ही ध्यान से पायलट टेस्टिंग में आ जाता है। पायलट टेस्टिंग से जो फीडबैक आते हैं उसकी लाइट में अगेन आप अपना क्वेश्चनर रिवाइज करते हैं, और देन आप फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं मेन सर्वे के लिए, फिर तैयार हो जाता है। एक अच्छे क्वेश्चनर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी तो जो हमने बात की वो तो हमने प्रोसेस की बात की, कितने स्टेप्स होते हैं क्वेश्चनर बनाते वक्त, लेकिन एक क्वेश्चनर बनाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चनर शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। ध्यान रखिए कि आप जिनसे डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं, जिनको भेज रहे हैं, वो भी कहीं काम कर रहे होंगे, किसी उसमें कर रहे होंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जब डेटा दे रहे हैं तो फ्री दे रहे हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अब शॉर्ट हो, मतलब हम सिर्फ शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ दें, हम उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं क्वेश्चंस को रखें, उन्हीं डेटा को मांगें जो बहुत जरूरी हो, और सिंपल होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, क्योंकि आप भेज रहे हैं, वहां समझाने के लिए कोई है नहीं,
और अगर वो सही उस क्वेश्चंस को सही समझ नहीं पाए तो आपका जो डेटा आ रहा है वो हो सकता है रिलायबल और प्रॉपर ना। देन पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चंस शुड बी लेफ्ट टू द एंड, मतलब कोशिश करिए कि पर्सनल क्वेश्चंस लास्ट में पूछे जाएं या बहुत जो इंटीमेट क्वेश्चंस हैं उनको ना ही पूछे जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो शुरू में पूछ लिए गए और पर्सनल क्वेश्चंस तो पहले ही जो रिस्पोंडेंट है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर देता है, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए उनको लास्ट में रखें या छोड़ दिया जाए। लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्किंग कि आपके कितने बच्चे हैं और फिर इस आपके कितने बच्चे हैं और इसके बाद पूछ रहे हैं आप मैरिड हैं कि नहीं है, तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो इस तरह से चीजें, फॉर एग्जांपल आप पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है और बाद में पूछ रहे हैं कि फैमिली का व्यवसाय क्या है, आप किस नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं। सो ये क्वेश्चंस सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे समय भी बचता है और एक बस बेसिकली डेटा भी प्रॉपर और सीक्वेंशियल सिस्टमैटिक वे में आता है। फिर जो है टेक्निकल टर्म और वेग एक्सप्रेशंस, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं जिनकी स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। जो वेग एक्सप्रेशंस हैं जिनके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखे जाने चाहिए। कोशिश करिए कि उनके ऑप्शंस दीजिए, 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस या यस और नो, इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब जहां पे उसको लिखना पड़े, उसको टाइप करना पड़े, इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें उसको कंपाइल करने में भी दिक्कत होती है और दूसरा जो रिस्पोंडेंट है वो भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है लिखने में। जिसमें उनको यस नो या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस रहते हैं वो इजीली टिक कर देते हैं और वो मतलब इससे रिस्पॉन्स रेट भी हाई रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को धीरे ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊपर नीचे क्वेश्चंस है उसमें सिमिलैरिटी और सिंक्रोनाइज होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि जो ऊपर क्वेश्चन है उससे जो रिस्पांस आया है और नीचे जो रिस्पांस आया है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हैं। तो क्वेश्चंस बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि कॉन्ट्राडिक्शन कम किया जाए, सिंक्रोनाइजेशन क्वेश्चंस में हो, सिमिलैरिटी हो और जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें फ्लो बना रहे। तो अगर इन चीजों का ध्यान दिया जाता है तो एक हम अच्छा क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर मेथड? टाइम सेविंग है, आप इजीली भेज देते हैं, और कॉस्ट सेविंग भी है, सिर्फ प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है, बट यस आप क्योंकि मेल कर देते हैं तो नए लोगों को हायर करने का और थोड़ा सा खर्चा कम होता है, आप कहीं नहीं जाते, और आप एक लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू द वाइड स्प्रेड रिस्पोंडेंट्स, यू कैन कवर अ लार्ज एरिया, मतलब सभी स्टेट्स, क्योंकि मेल और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है तो आप कहीं भी इसे भेज सकते हैं। फिर ये इसमें इंटरव्यूअर का बायस नहीं, यानी जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसका बायस इंगेज नहीं होता है। इंडिपेंडेंटली जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एनोनिमिटी मेंटेन रहती है, मतलब किसने आंसर दिया उसकी इंफॉर्मेशंस काफी ज्यादा सिक्योर रहती है। और कई बार रहता है कि रिस्पोंडेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भरता है तो उसकी सुविधा भी रहती है। डिसएडवांटेजेस इसके काफी हैं। पहला कि क्वेश्चनर सिर्फ एजुकेटेड लोगों को भेजा जा सकता है, यानी ऐसी स्टडी जिसमें जिसमें इलिटरेट पीपल या जो पढ़ लिख नहीं सकते उनका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है, ऐसी स्टडीज में हम इस मेथड को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और ये अक्सर ही होता है कि अलग अलग रिस्पोंडेंट सेम क्वेश्चंस को अलग तरीके से समझ के आंसर करता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रिसर्चर अवेलेबल नहीं रहता है उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए। और कई बार ये भी रहता है कि जिसको मेल की गई है या जिसको स्पीड पोस्ट की गई है, पोस्ट किया गया है, वो उसी पर्सन को मिली कि नहीं मिली, और उसी पर्सन ने रिप्लाई किया है कि नहीं किया है, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। और सबसे ज्यादा रहता है नॉन रिस्पॉन्स रेट। इस तरह में कई क्वेश्चन आंसर रहते हैं। पहली बात, कई लोग रिप्लाई ही नहीं करते, कई लोग वापस इसको नहीं करते, इसलिए कवरेज बहुत, मतलब आपको अगर 100 क्वेश्चनर्स वापस चाहिए तो आपको कम से कम 200-300 लोगों को टारगेट करना पड़ता है। तो ये नॉन रिस्पॉन्स रेट, और अगर कुछ लोगों ने भर के भेज भी दिया तो उसमें कई क्वेश्चंस खाली रहते हैं जिनका कोई आंसर नहीं रहता है, और ये थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल है, इसमें आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का इसको बहुत कम रहता है। नाउ नेक्स्ट मेथड विच इज, ये इसी का मतलब जो अभी बात कर रहे थे क्वेश्चनर मेथड का ही एक्सटेंशन है, जिसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू शेड्यूल। एक्चुअली जब उसी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को जब हम
मेल करते हैं, पोस्ट करते हैं तो उसे क्वेश्चनर कहते हैं। लेकिन जब उसी सेट ऑफ क्वेश्चंस को, डॉक्यूमेंट को हम खुद या हमारे द्वारा अपॉइंट किए गए रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स फील्ड में जाते हैं और लोगों से पूछ के उन्हीं को खुद भरते हैं तो उसे हम कहते हैं शेड्यूल। तो इसलिए लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू शेड्यूल। तो शेड्यूल्स आर लाइक क्वेश्चनर्स, they contain a set of questions, means questionnaires and schedules are same things, only difference is questionnaires are sent through mail and schedules are sent through investigator and researchers। तो रिसर्चर या थ्रू अपॉइंटेड इन्यूमरेटर्स डेटा कलेक्ट करते हैं यूजिंग शेड्यूल, और इसमें जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स या जो इन्यूमरेटर्स हैं जिन्हें हमने अपॉइंट किया डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो फील्ड में जाते हैं, लोगों से वो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं और डेटा फिल करते हैं और वो क्वेश्चनर्स वापस लाते हैं। सो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट सेम है, बस किस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ये जो शेड्यूल मेथड है 90% केसेस में, जो जिसमें हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जो भी स्टडीज प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रही हैं 90% केसेस में वो शेड्यूल मेथड का ही इस्तेमाल करती हैं। यानी रिसर्चर्स वो इन्यूमरेटर्स या इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करते हैं, क्वेश्चनर्स उन्हीं के थ्रू भेजा जाता है, वो फील्ड में जाते हैं और लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और आप भर के वापस लाते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चनर जो होता है मेल किया जाता है और रिस्पोंडेंट खुद भरता है, जबकि शेड्यूल में डायरेक्ट कांटेक्ट, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। रिसर्चर या इन्यूमरेटर उसे खुद उनसे क्वेश्चंस पूछ के फिल करता है। और एडवांटेज भी है कि अगर आप सामने पूछेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है, किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है, तो आप उसे और बेहतर समझा के अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। क्वेश्चनर थोड़ा इकोनॉमिकल है, शेड्यूल एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको ट्रेवल करना पड़ता है, शेड्यूल्स प्रिंट कराने पड़ते हैं और दूसरा लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। क्वेश्चनर मेथड में नॉन रिस्पॉन्स रेट बहुत हाई रहता है, जबकि शेड्यूल मेथड में नॉन रिस्पॉन्स रेट बहुत लो होता है, क्योंकि आप खुद जाते हैं, लोगों को समझा के, उनको परसुएड करके, एनकरेज करके कर सकते हैं। क्वेश्चनर मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, शेड्यूल मेथड भी टाइम कंज्यूमिंग है इन द सेंस कि आपको खुद जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आप उसी टाइम बाउंड मैनर में डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चनर मेथड में सिर्फ लिटरेट एंड कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट से ही हेल्प मिलती है, जबकि शेड्यूल मेथड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चनर मेथड में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे और शॉर्ट और प्रिसाइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जबकि शेड्यूल मेथड में जो इन्यूमरेटर है, रिसर्चर है, उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपका मेथड कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये तो थे आपके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स, और इनमें से कोई भी मेथड ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर का उद्देश्य क्या है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, उसके पास टाइम कितना है और स्टडी का कवरेज कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। एज यू ऑल नो, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है समवन। तो इसको कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हो सकते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड का मतलब कि जो ऐसे लोग जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया और किसी पर्पस के लिए उसे किसी ना किसी पब्लिश्ड फॉर्म में उसे पब्लिश किया और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, चाहे वो आरबीआई हो या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली एग्रीकल्चर। तो ये सब जो है इनकी अपनी रिपोर्ट्स आती हैं और वो पब्लिक डोमेन में होती है, उसमें काफी कुछ डेटा होता है जो आरबीआई की है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। इसी तरह इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो मतलब दूसरे देशों की सरकार है, वो रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग भी अपना डेटा अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित मेंटेन करती हैं, वो भी पब्लिक डोमेन पब्लिश हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, रिपोर्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। जर्नल्स हैं जिसमें लोग रिसर्च पेपर्स अपना काम पब्लिश कराते हैं, बुक्स हैं, देन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अपनी बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश कराती हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह कई जो इंक्वायरी कमीशंस होती हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती हैं, उनके थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है अनपब्लिश्ड है, ऐसा डेटा जो कलेक्ट तो लोगों ने किया लेकिन उसे पब्लिश नहीं कराया है। जैसे इसमें जो पीएचडी थीसिस आती है, जो लोगों का पीएचडी का काम है, तो थीसिस जो है कई जगह कई बार क्या होता है कि वो वहाँ यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी में, इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, लोग एक्सेस करके उसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट वो पब्लिश फॉर्म में नहीं है। इसी तरह
एमफिल डिजर्टेशन हैं या कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स हैं या जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, they are available in printed form but not they are not published, basically they are not available in normal public domain. So इस तरह से दो सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये तो रहा आपको कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कितने मेथड्स हैं और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स के. Thank you, and if you have any comment and question you can mail me at nagendresearch@gmail.com.